आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वीक नंबर 5 के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स हमारे रहते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्विच केस के ऊपर प्रोग्राम लिखे थे। केस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इनको कहा जाता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं यूट्यूब के अंदर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो मैं आई बटन के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, लिंक जो है आपको यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर एक बटन बना होगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आज की अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को काइंडली यूट्यूब के ऊपर कम से कम एक दफ़ा ज़रूर देखें और उसके बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको बेशक डाउनलोड कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ आइए और चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो बेसिकली फंक्शंस के बारे में है। फंक्शंस क्या होते हैं, आप लोगों ने फंक्शन देखा होगा। मेन का फंक्शन आपने देखा होगा अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के अंदर। और मेन फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। यानी कि सवाल पैदा होता है कि जी, जब मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ तो कौन सी वो स्टेटमेंट होगी जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। So basically, the first statement which you have written inside the main function will be executed first, और उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट जो है वो लाइन बाय लाइन बारी बारी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो मेन जो है ना वो भी आपका एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि फंक्शन को बिल्कुल अगर सादे जुबान में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फंक्शन इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ सी प्लस प्लस कोड, एंड एवरी फंक्शन हैज़ अ नेम लाइक द मेन फंक्शन हैज़ इट्स ओन नेम। ठीक है, जो उसका नाम मेन है। हर फंक्शन का अपना नाम होगा। हर फंक्शन के अंदर जो है सी प्लस प्लस ही की स्टेटमेंट्स लिखी भी होंगी, और वो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स जो है वो कुछ सर्टन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, और मैंने अगर फंक्शन अपना एक बनाया हुआ है, ठीक है, हम आज देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं अपना अगर एक फंक्शन बनाता हूँ ना, तो उस फंक्शन को ना मैं फिर किसी और फंक्शन से या मोस्ट प्रोबेबली मैं मेन फंक्शन से उसको कॉल करूँगा, तो मेरे बनाए हुए फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होगा वो कोड चलना शुरू हो जाएगा। आपको अगर डेली लाइफ के अंदर देखें तो आपको अगर किसी लेट सपोज आपकी गाड़ी है वो ख़राब हो गई है, तो आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाओगे और मैकेनिक जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसको यूज़ करते हुए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यू जस्ट वेंट टू द मैकेनिक, और आप मैकेनिक के पास गए और आपने कहा कि यार ये मेरी गाड़ी है, ये ले लो और इसको ठीक कर दो। और मैकेनिक क्या करेगा, उस पर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेगा और उस गाड़ी को जो है ना वो ठीक करके आपको वापस कर देगा। तो सेम इज द केस विद द फंक्शंस, के फंक्शंस के अंदर कोड लिखा होता है, आप जस्ट उसको कॉल करते हो इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। कि उस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होता है, आप उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस फंक्शन को क्या करते हो, कॉल करते हो। फंक्शन लिखने का फ़ायदा क्या होगा? भाई, अगर चंद आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर बार बार कॉल की जा रही हैं, या बार बार उन स्टेटमेंट्स को जो है वो आप लिख रहे हो, तो बजाय इसके कि आप उन स्टेटमेंट्स को, लेट सपोज कुछ सर्टन कोई टास्क है, एनी टास्क, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए ना 5 स्टेटमेंट्स चाहिए सी प्लस प्लस की। ठीक है, और वो टास्क जो है ना वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर ना बार बार वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप वो 5 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप बार बार लिखो जहां पे आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, भाई इन 5 स्टेटमेंट्स को आप फंक्शन के अंदर लिख दो, एक दफा इसको स्टोर कर लो, एक दफा इसको लिख दो, और फिर जिस जगह पे आपने ये टास्क परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जस्ट आप क्या कर लें, इस फंक्शन को कॉल कर लें, बजाय इसके कि उन स्टेटमेंट्स को जो कि फंक्शन के अंदर लिखी हुई हैं उनको आप बार बार लिख लें। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते
और हम डायरेक्ट जो है अपनी आईडीई को ओपन कर लेते हैं, कोड ब्लॉक्स को, और इसके अंदर हम अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखते हैं कि हम अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आईडीई कोड ब्लॉक्स ओपन कर दी, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू का ऑप्शन है और न्यू के ऑप्शन में प्रोजेक्ट है आपका, कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया और इसका मैं नाम रख देता हूँ इस प्रोजेक्ट का यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की सोर्सेज में हम आते हैं और इसमें मेन डॉट सीपीपी फाइल है। ठीक है, इसमें सी आउट स्टेटमेंट जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहला काम सी प्लस प्लस के अंदर मेन फंक्शन से बाहर, मेन ये आपका मेन फंक्शन है, इसकी अपनी बॉडी है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लें, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसमें मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं और बेसिकली इस फंक्शन का मकसद क्या होगा कि ये फंक्शन जब चलेगा तो ये मुझसे ना दो नंबर्स मांगेगा, मुझे कहेगा पहला नंबर इनपुट करो, दूसरा नंबर इनपुट करो। मैं जब इसको नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगा तो ये मुझे उन दो नंबर्स का सम जो है ना डिस्प्ले करके देगा और मेरा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को पहले क्या करूंगा, आई विल हैव टू डिक्लेयर दिस फंक्शन फर्स्ट। ठीक है, मैं इस फंक्शन को पहले क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। मैं बताऊंगा अपने कंपाइलर को कि भाई मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन आने वाला है। ठीक है, और यहां पे मैं एक कीवर्ड लिखूंगा। सबसे पहले तो वॉइड का कीवर्ड है, वॉइड VOID, इसके तमाम अल्फाबेट्स जो है वो स्मॉल होंगे। वॉइड का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन ऑब्वियसली करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा वॉइड, मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूं। लेट सपोज मैं इसका नाम मैं अपने फंक्शन का जो है यहाँ पे वॉइड के बाद मैं अपने फंक्शन का मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, वॉइड और यहाँ पे फंक्शन का नाम है जी सम, और इसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के और यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूंगा। इस लाइन नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट है इसको कंपाइलर देखते ही उसको पता लग जाएगा, कंपाइलर को, आपके ट्रांसलेटर को, कि आपके प्रोग्राम के अंदर ना कहीं पे ये सम नाम का एक फंक्शन जो है ना वो आएगा और मेन फंक्शन या कोई और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो इस सम नामी फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, और मेन फंक्शन जहां पे खत्म हो रहा है ना लाइन नंबर 7 पे, इसके फौरन बाद आप ये अपने इस सम नामी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना लाइन नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, दिस इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये आपने डिक्लेयर किया है, जस्ट आपने बताया है कि भाई मेरे प्रोग्राम के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन आएगा, उसका नाम है सम और उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न टाइप, ये मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, ये थोड़ी देर इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और फिर मैं आपको बता सकूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय वॉइड, वॉइड क्यों लिखा है, व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न टाइप। ठीक है, तो बहरहाल अब मैं मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर, भाई मेन फंक्शन की बॉडी इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रही है और इस कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हो रही है। इसके बाहर मैं लिखूंगा वॉइड, मैं अपने लिखूंगा फंक्शन का नाम स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसके बाद मैं अपने फंक्शन की बॉडी बनाऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं क्या कि मेरा जो सम का फंक्शन है वो क्या काम करेगा। मेरा सम का फंक्शन ये करेगा, मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूं, इंटीजर नंबर 1, नंबर 2, ये मैं अपने सम नाम के फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैं सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूं। ये सारी वही स्टेटमेंट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके अंदर कोई नई स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे आप फंक्शंस के अंदर। एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, CN स्टेटमेंट है और जो भी आप नंबर डालना चाहोगे वो नंबर 1 वेरिएबल के अंदर आप डालना चाहोगे। देन सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं एंटर योर सेकंड नंबर, सेमीकोलन, CN स्टेटमेंट और नंबर 2 वेरिएबल। आपके पास पहला नंबर आ गया, आपके पास दूसरा नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि रिजल्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा और इसमें लिखूंगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक हो गया जी, आपका ये फंक्शन जो है ना ये आपने लिख दिया है। ठीक है,
अब आपको मेन मेन फंक्शन के अंदर कहीं पर भी इन स्टेटमेंट्स की जरूरत हुई तो आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस सम के फंक्शन को कॉल कर लें। ठीक है, तो यहां पे मैं एक मेन फंक्शन के अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं और मैं लिखता हूं कि माय यूजर डिफाइंड फंक्शन, या एक सेकेंड मैं लिखता हूं इसमें कि आई द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, कि आपका मेन फंक्शन प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन में है, कि अब आपका मेन फंक्शन चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता हूं। कैसे कॉल करूंगा, मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है ना, और स्मॉल ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के और सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं दोबारा फंक्शन कॉल करने के बाद एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि आई के द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। ठीक है, और सम फंक्शन के अंदर मैं पहली स्टेटमेंट जो है वो सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके अंदर मैं लिखता हूं कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन। ठीक है, ताकि आपको पता लगे प्रॉपरली कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, ओके जी, तो अब क्या है, आपने फंक्शन जो है सम नाम का फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न टाइप, आई विल ऑब्वियसली हैव टू एक्सप्लेन दिस एज वेल। मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको अभी फिलहाल एक्सप्लेन कर सकूं, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम में मैंने अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया है। मैंने कहा यार मेरे प्रोग्राम में ना एक फंक्शन आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के अंदर आपने इसको कॉल किया है सम फंक्शन को। ठीक है, तो आपने बताया कंपाइलर को कि यार मेरे प्रोग्राम में ना एक फंक्शन आएगा यूजर डिफाइंड, उसका नाम सम है और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो, यहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू होगी, आपका जो मेन फंक्शन है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैसेज आएगा कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, यानी कि आपको ताकि आइडिया हो कि इस टाइम पे आपका प्रोग्राम जो है वो किस फंक्शन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मैसेज मिलेगा ना, द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, तो इससे आपको आइडिया होगा कि यू आर इनसाइड द मेन फंक्शन, एटलीस्ट अभी तक आप मेन फंक्शन के अंदर है। इसके बाद जो है ये सम का फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका मेन फंक्शन रुक जाएगा, मींस के मेन फंक्शन के अंदर इससे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उस वक्त तक नहीं चलेंगी जब तक कि सम नामी फंक्शन के अंदर मौजूद ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये कंप्लीटली चल नहीं जाती। ठीक है, यहां पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है तो मेरा मेन फंक्शन यहां पे रुक जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल जो था वो मेन फंक्शन के अंदर था, मींस के मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन जैसे ही सम फंक्शन को कॉल किया है तो आपका मेन फंक्शन चलना बंद हो जाएगा, वो पॉज हो जाएगा, वो रुक जाएगा और आपका ना प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली जंप करेगा सम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। ये आपकी सम फंक्शन की डेफिनेशन है और इसके अंदर ये जो 7-8 जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, ये स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी। इफ यू कॉल द सम फंक्शन द प्रोग्राम्स कंट्रोल विल एंटर इनटू द सम फंक्शन, सम फंक्शन चलना आपका शुरू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है सी आउट, इसमें लिखा है द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन, तो आपको ये मैसेज मिलेगा कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन। इसके बाद आपके ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, नंबर 1 के नाम से, नंबर 2 के नाम से, रिजल्ट के नाम से। सी आउट स्टेटमेंट, आपको एक और सी आउट स्टेटमेंट इसी फंक्शन के अंदर, अभी स्टिल यू आर इनसाइड द सम फंक्शन, क्योंकि सम फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको मैसेज आएगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर इनपुट करोगे तो वो नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और ये याद रखें कि ये नंबर 1 नामी वेरिएबल जो है ना, ये आपने डिक्लेयर किया है इनसाइड द सम फंक्शन। These 3 variables are not accessible inside the main function। ऐसे वेरिएबल्स को जो कि आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, इन वेरिएबल्स को कहा जाता है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, इनके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल के अंदर, देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय लोकल वेरिएबल्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपसे कहा गया यार एंटर योर फर्स्ट नंबर, आपने नंबर इनपुट किया, वो नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। फिर आपसे कहा गया एंटर योर सेकंड नंबर,
और आपने जो नंबर इनपुट किया वो आपके नंबर 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। और इसके बाद ये स्टेटमेंट चली, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो है वो आपस में ऐड हुए और वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट आपका आंसर आपका चला गया। अब आपने इस रिजल्ट को डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है। तो डिस्प्ले के लिए आप सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे और आप लिखेंगे कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज, और रिजल्ट कहां पड़ा है, रिजल्ट पड़ा है जी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज, यानी कि रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी। और फिर यहां पे आखिरी में सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहां पे मैं लिखता हूं कि द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, ठीक है। द प्रोग्राम कंट्रोल will get back into the main function, ठीक है। जस्ट मैंने आपको ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये स्टेटमेंट जो है वो लिख के दी है कि जब आपका सम फंक्शन जो है उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में आपको ये मैसेज आएगा कि द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, आपका सम फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। द प्रोग्राम कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन, ठीक है, कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है इसमें लिखा हुआ है कि इट विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन, यानी कि आपका जो मेन फंक्शन है ना वो दोबारा से स्टार्ट होगा वहीं से जहां से मेन फंक्शन आपका जो है वो रुका था, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जब चल जाएंगी तो बेसिकली मेन फंक्शन यहां पे आके रुक गया था, यानी कि इसके बाद की जो दो स्टेटमेंट्स है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी उस वक्त तक जब तक कि सम फंक्शन की तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ना वो सम फंक्शन से बाहर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर वापस आएगा, और जहां पे कंट्रोल रुका था उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये दो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसमें लिखा हुआ है द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन, यानी कि आपको मैसेज आएगा कि आप ना मेन फंक्शन के अंदर वापस आ गए हो, ठीक है। और आपके मेन फंक्शन में जितनी भी इसके नीचे स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स आपकी रेगुलर स्टेटमेंट्स की तरह लाइन बाय लाइन वन आफ्टर द अनदर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं, मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ओके जी, तो चलते हैं और इस प्रोग्राम को जो है हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं। पहले मैसेज आ रहा है द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी आपने जो लिखी थी वो आपने लिखी थी अपने मेन फंक्शन के अंदर, आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, आपको लिखा हुआ नजर आया द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी आ रही है द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन, ठीक है। भाई ये क्यों लिखा हुआ है भाई, इसके बाद जो है ना इस स्टेटमेंट के बाद आपने सम फंक्शन को कॉल किया है, आपने सम फंक्शन को कॉल किया, तो सम फंक्शन को कॉल करने की वजह से ये होगा कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ना वो सम फंक्शन में चला जाएगा और सम फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स है ना वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो सम फंक्शन की पहली स्टेटमेंट है कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन, तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई, आपके तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए और इसके बाद आपको मैसेज मिला एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये देखें आपको मैसेज मिला एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये बेसिकली ये सी आउट स्टेटमेंट आपका चल रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे सी इन स्टेटमेंट चलेगी और आपके गिवन जो इनपुट होगा वो वैल्यू जो है ना वो नंबर 1 नामी वेरिएबल के अंदर ले जाके स्टोर कर दी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज लिखता हूँ 20, ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो आपकी जो 20 वैल्यू है ना ये इस नंबर 1 नामी वेरिएबल में चली गई है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट आपकी ये वाली एग्जीक्यूट होगी एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंटर योर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर इनपुट करोगे, लेट्स सपोज 30 आपने इनपुट किया, ठीक है। तो ये 30 जो है ना ये नंबर 2 वेरिएबल में चला जाएगा और इसके बाद जो है ना आपका नंबर 1 जिसमें 20 वैल्यू पड़ी है, नंबर 2 जिसमें 30 वैल्यू पड़ी है, ये आपस में दोनों ऐड होंगी और रिजल्ट जो है 50 आएगा। वो रिजल्ट वेरिएबल में आके ना सिर्फ स्टोर हो जाएगा बल्कि आपको ना द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो कि 50 है 20 प्लस 30 वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको ये नजर आएगा कि द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, ठीक है, कि सम फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, द प्रोग्राम कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन, आपको ये स्टेटमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट नजर आने के बाद आपका जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल वाकई में इस मेन फंक्शन के अंदर जाएगा और आखिरी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो ये सी आउट स्टेटमेंट होगी और आपको नजर आएगा कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आएगी। तो मैं इसको प्रोग्राम को जो है
मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये आपसे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज 50, और ये आपके सम फंक्शन का आखिरी स्टेटमेंट है जिसमें लिखा रहा है द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, द प्रोग्राम कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन। ठीक है, आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद लिखा हुआ है आपको कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। मींस कि आपका मेन फंक्शन जो है ना वो फिर से चलना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखी है, और मेन फंक्शन में आपने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। तो इस तरीके से आपका मेन फंक्शन जो है उसके अंदर बाकी मानदा जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इसी तरीके से चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद आपका ऑब्वियसली प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये जो सम नामी फंक्शन है इसको मैंने एक दफा कॉल किया है, इसको मैं अगर चाहूं तो 2 दफा कॉल कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो 3 दफा कॉल कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो जितनी मर्जी जितनी मेरी मर्जी है उतनी नंबर ऑफ टाइम्स मैं सम फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं इसको ना यहाँ पे दोबारा कॉल करता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल इसको मैंने जो है वो कॉपी किया, इसको मैंने लाके स्टेटमेंट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, तो आपका ये जो सम फंक्शन है ना ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। मींस के आपको जैसे ही सम फंक्शन चलना शुरू होता है तो आपको ये मैसेज आता है कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद ये नंबर 1 नंबर 2 ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, फिर आपसे नंबर मांगे जाएंगे 2, उनका सम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और उसका सम जो है वो आपको डिस्प्ले करा दिया जाएगा, और इसके बाद द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड का मैसेज आएगा और द प्रोग्राम विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन। तो भाई इसके बाद मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसलिए आपका प्रोग्राम जो है इस तरीके से इसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसको जो है बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज इन द मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट थी। इसके बाद आपने सम फंक्शन को जो है वो पहली दफा कॉल किया, तो आपको कह रहा है कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन। आपसे कह रहा है यार अपना पहला नंबर इनपुट करें, मैं पहला नंबर इनपुट कर लेता हूं, मैं दूसरा नंबर इनपुट कर लेता हूं, मैं एंटर करता हूं। ये आपसे कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स इज 80। ये दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सम फंक्शन के जो आपने लिखा है सम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कि द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, द प्रोग्राम्स कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन। आप मेन फंक्शन में आए तो आपको ये मैसेज मिला कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी चली कि द प्रोग्राम्स कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। क्या मेन फंक्शन में वापस आ गए हो, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर आप इस सम फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हो, यू आर अगेन कॉलिंग दिस सम फंक्शन। तो आपका ना ये सम फंक्शन दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा और आपको मैसेज मिलेगा कि द कंट्रोल ऑफ माय प्रोग्राम इज इन द सम फंक्शन, और आपसे 2 नंबर्स ये मांगेगा दोबारा से, क्योंकि सम फंक्शन ने आपसे 2 नंबर लेने हैं। मैं इसमें 20 एंटर कर देता हूं, मैं इसमें 80 एंटर कर देता हूं, मैं एंटर करता हूं, तो ये आपसे कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 नंबर्स इज 100, द सम फंक्शन हैज कंक्लूडेड, द प्रोग्राम्स कंट्रोल विल गेट बैक इनटू द मेन फंक्शन। लेकिन इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि इस सम फंक्शन को दूसरी दफा कॉल करने के बाद जब प्रोग्राम का कंट्रोल मेन फंक्शन में वापस आएगा, तो मेन फंक्शन में तो और कोई स्टेटमेंट है ही नहीं जिसको एग्जीक्यूट की जाए सिवाय स्टेटमेंट के रिटर्न 0 के। तो इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और आपसे ये आपको ये मैसेज दिया जाएगा इस तरीके से कि द प्रोसेस रिटर्न 0 एग्जीक्यूशन टाइम एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब भी आप कोई प्रेस करेंगे की तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो लिख लिया है, और हमने देखा है कि हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे। दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। हम उसको कैसे कॉल करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, कॉलिंग योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनफैक्ट यहां पर भी यू आर कॉलिंग योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, ये आपकी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है। मींस के फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि यार फंक्शन जब कॉल होगा तो फंक्शन क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फंक्शन जब कॉल होगा तो फंक्शन क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, वो कहलाता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको समझ आया होगा और यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका पता लग गया होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है। मींस कि उसकी स्टेटमेंट्स जो उसके अंदर लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस सम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो ये सम फंक्शन अगर मैं ये सम फंक्शन ना बनाता और जिस जगह पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है
तो भाई ये जो सम फंक्शन के अंदर मौजूद ये जो स्टेटमेंट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेटमेंट्स ना मुझे इधर भी लिखनी पड़ती और इन्हीं सेम स्टेटमेंट्स को मुझे यहां पर भी दोबारा लिखना पड़ता मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस जगह पे। तो बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर मुझे 9 प्लस 9 18 स्टेटमेंट्स मुझे एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती। और अगर मैं सम फंक्शन को तीसरी दफा कॉल करूं, ठीक है, तो उस अगर और सम फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यही 9 स्टेटमेंट्स जो है मुझे एक्स्ट्रा इस मेन फंक्शन के अंदर मजीद लिखनी पड़ती है, यानी कि मुझे 27 लाइंस ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है इनसाइड द मेन फंक्शन, जिससे कि आपका मेन फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं इन 9 स्टेटमेंट्स को बार बार लिखूं, मैं इन 9 स्टेटमेंट्स को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देता हूं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं और उसके अंदर मैं ये 9 स्टेटमेंट्स जो है 9 स्टेटमेंट्स जो है वो मैं उसके अंदर लिख देता हूं। और बजाय इसके कि मैं यहां पे वो 9 स्टेटमेंट्स लिखूं, मैं जस्ट अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द फिलॉसफी, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के पीछे ये लॉजिक है कि आप क्यों बनाते हो भाई, इसलिए बनाते हो क्योंकि आपकी जो मेन फंक्शन का जो साइज है उसमें जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रोग्राम के अंदर एरर्स निकालना, डिबगिंग करना, लॉजिकल एरर्स अगर आ गए हैं तो उनको निकालना फिर बहुत ज्यादा मसला बनता है। और आपका ये जो फंक्शन है सम नाम का फंक्शन, ये खास पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, और इस टास्क क्या है भाई, दो नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उन स्टेटमेंट्स को विच विल बी यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, उसको आपने सम नाम के फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब आपको जब भी इन स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी आप जस्ट इस सम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं सम फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स आपकी चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू के ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। कंसोल एप्लीकेशन है C++ नेक्स्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन 2। इसको नेक्स्ट कर लेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। ओके जी, ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन 2 मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसके अंदर जाएंगे और जो मेन फंक्शन है उसको, इसके अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न टाइप आपको मैं बता दूंगा मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन से पहले वॉइड लिखें, और इसका नाम मैं रख देता हूँ पावर, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रखा है, पावर। अब आएंगे और इस फंक्शन को ना डिफाइन करेंगे, वॉइड पावर, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, बेस, ठीक है, बेस और एक पी के नाम से वेरिएबल होगा। सी आउट स्टेटमेंट है ये चलेगी, और आपको कहा जाएगा कि एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। सी इन स्टेटमेंट है, और सी इन स्टेटमेंट में हम जो वैल्यू डालेंगे वो बेस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके तो स्टोर हो जाएगी। एंड देन सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें मैं लिख दूंगा एंटर द पावर ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। और फिर दोबारा से सी एन स्टेटमेंट है, और पावर जो है वो पी नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। फिर इसके बाद हम इसमें एक जाहिर सी बात है पावर कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू पावर यानी कि p एंड i प्लस प्लस। ओके जी, और यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे और भी बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का,
जिसका नाम मैं रखूंगा आंसर, और इस आंसर को ना मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा। फॉर लूप में आते हैं। फॉर लूप में मैं लिखता हूँ यार आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय आई। और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि द पावर कैलकुलेटेड was इक्वल टू, जो पावर हमने कैलकुलेट की है वो बराबर है आंसर वेरिएबल के अंदर आपकी पावर की वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन ने क्या करना है, आपसे दो वैल्यूज इसने मांगनी है, बेस की वैल्यू, पावर की वैल्यू। और लेट सपोज आप बेस में डालते हो 5 और पावर में पी वेरिएबल में आप पावर की वैल्यू आप इनपुट करते हो 3, तो ये प्रोग्राम आपको कैलकुलेट करके देगा 5 रेज टू द पावर 3 विच इज बेसिकली इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। अब आपने ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है आपने इसको बना भी दिया, इसको डिक्लेयर भी कर दिया, इसको आपने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने की। तो कॉल आप इसको करोगे मेन फंक्शन से या किसी और यूजर डिफाइंड फंक्शन से भी आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल वो कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेन फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन का नाम है जी पावर। मैं जस्ट लिखूंगा एक दफा पावर। तो मेन फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है जो कि फंक्शन को कॉल करने की स्टेटमेंट है, पावर फंक्शन को कॉल करने की स्टेटमेंट है। तो पावर फंक्शन कॉल होगा और ये आपकी जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हैं पावर फंक्शन के अंदर, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आखिर में मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट \n के आई एम इनसाइड द मेन फंक्शन, आई एम इनसाइड द मेन फंक्शन एंड बैक फ्रॉम द पावर फंक्शन, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन करूंगा, और इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। एरर्स कोई नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये आपसे कह रहा है एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। बेसिकली आपके मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट है ही नहीं इस फंक्शन को कॉल करने से पहले, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपका ये सी आउट स्टेटमेंट, एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर, ये स्टेटमेंट्स आपकी इस पावर फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं, ये चलना शुरू हो जाएंगे। एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर। फॉर एग्जांपल 5 का क्यूब आपने कैलकुलेट करना है तो आप 5 लिख दें, ये आपका नंबर जो है ये आपका बेस है, एंड इसकी पावर है क्यूब। लेट सपोज 5 रेज टू द पावर 3 आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसमें जो है लॉजिकल एरर है, मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। और मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ और इसके बाद फिर मिलते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने लिखा था आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय आई। ये आंसर मल्टीप्लाइड बाय आई नहीं है, ये आंसर मल्टीप्लाइड बाय बेस है, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ। एंटर द बेस, ये आपका पावर वाला जो फंक्शन है वो चलना शुरू हो गया है। आपसे बेस मांग रहा है, ठीक है। मैं लेट सपोज मैं 5 का क्यूब कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बेस 5 होगा और पावर 3 होगी, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि द पावर कैलकुलेटेड वाज इक्वल टू 125, और इसके बाद आपका ये जो स्टेटमेंट है आई एम इनसाइड द मेन फंक्शन एंड बैक फ्रॉम द पावर फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है जो कि हाईलाइटेड है आपके सामने, आउटपुट स्टेटमेंट है, ये आपकी मेन फंक्शन की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको अब लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से चल रहा है और इसकी क्या लॉजिक है। तो इसमें बेसिकली एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो मैंने डिक्लेयर किया है, उसका नाम पावर है और उसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, मींस कि ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रही, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर आपने डायरेक्टली पावर के फंक्शन को कॉल किया है। तो हमें पता है, हम लास्ट एग्जाम्पल में भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ये पावर का फंक्शन जो है ये जब कॉल होगा तो मेन फंक्शन जो है वो रुक जाएगा, मींस के मेन फंक्शन की ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, या और कोई स्टेटमेंट्स हैं अगर इसके बाद पावर के फंक्शन को कॉल करने के बाद, तो वो स्टेटमेंट्स जो है ना वो नहीं एग्जीक्यूट होंगी जब तक के पावर का फंक्शन कैलकुलेट या कंप्लीट नहीं हो जाता। आपका पावर का फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा
यानी कि कंट्रोल जो है वो पावर के फंक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पावर के फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए में, एक का नाम है बेस, एक का नाम है पी फॉर पावर, और आंसर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 1 रखी हुई है। आपसे कहा जा रहा है एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर, और आप जो बेस की वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो बेस नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 5 इनपुट किया था, तो आपके इस बेस वेरिएबल में ना 5 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपने पावर 3 इनपुट की थी लेट्स सपोज, तो जो ये स्टेटमेंट जब चली एंटर द पावर ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर, तो सी एन स्टेटमेंट है, पी में आपने वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 3 डाली है, तो पी वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो 3 हो जाएगी। ठीक है, देन आपका जो पावर कैलकुलेट करने वाला जो लॉजिक है वो बेसिकली फॉर लूप आपका कैलकुलेट करता है। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे या वाइल लूप या डू वाइल लूप, तो वहां पे भी हम ये प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें आपका जो लूप है ना, वो लूप का जो काउंटर है ना आई, वो 1 से शुरू होगा। ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, 1। और इसमें लिखा है यार देखो आई इज लेस देन और इक्वल टू पी, तो आई में 1 है, पी में 3 है। जी बिल्कुल, आई इज लेस देन और इक्वल टू पी, द वैल्यू ऑफ पी इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ आई इज 1। तो चूंकि आपके फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपका फॉर लूप चलना शुरू हो जाएगा। फॉर लूप में लिखा है यार आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू बेस, तो आंसर में पड़ा हुआ है जी 1 इस टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर वेरिएबल भी लिख देता हूँ। आंसर वेरिएबल में इस टाइम पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर वेरिएबल में 1 है, बेस वेरिएबल में क्या पड़ा है, बेस वेरिएबल में 5 पड़ा है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 द रिजल्ट इज 5, और 5 रिजल्ट जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो इस आंसर वेरिएबल में ही जाके स्टोर होगा। तो आंसर वेरिएबल की पुरानी वैल्यू 1 जो है वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी। देन आई प्लस प्लस स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो जाएगी। आई एम स्टिल इनसाइड द पावर फंक्शन, मैं अभी तक पावर फंक्शन के अंदर हूँ, मैं पावर फंक्शन से अभी बाहर नहीं निकला। तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू पी। तो आई में 2 है, पी में 3 है, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि यार आंसर वेरिएबल की करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करो बेस वेरिएबल की वैल्यू के साथ। तो भाई आंसर में तो 5 पड़ा है, बेस में भी 5 पड़ा है, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 5, रिजल्ट इज 25, और 25 को इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो आंसर वेरिएबल में। तो आंसर वेरिएबल की पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पे इसकी नई वैल्यू आ जाएगी जो कि 25 होगी। फिर आई प्लस प्लस, हम अभी भी फॉर लूप के अंदर है, आई प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू पी, आई में 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू पी, पी में भी 3 है, तो कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो आपका ये आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू बेस की स्टेटमेंट जो है ये फिर से एग्जीक्यूट होगी। आंसर वेरिएबल की वैल्यू इस टाइम पे है 25, बेस वेरिएबल की वैल्यू है इस टाइम पे 5, तो 25 into 5 द रिजल्ट इज 125 एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस आंसर वेरिएबल। ठीक है, तो आपका आंसर वेरिएबल चेंज होके 125 हो जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीमेंट होगी, और वेरिएबल आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन और इक्वल टू पी, आई में 4 है, पी में 3 है, तो 4 इज नॉट लेस देन एंड इट इज नॉट इवन इक्वल टू 3, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि आपका फॉर लूप जो है ये अब नहीं चलेगा। इसके बाद फॉर लूप के बाद की जो स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि द पावर कैलकुलेटेड वाज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको आंसर वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू नजर आएगी जो कि है 125, और ये लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका पावर फंक्शन में मजीद और कोई स्टेटमेंट नहीं है। मींस कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी कि द पावर कैलकुलेटेड वाज इक्वल टू आंसर वेरिएबल की वैल्यू व्हाटएवर जो भी वैल्यू है, तो इसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस वहीं पर ही जाएगा जहां से पावर फंक्शन को कॉल किया गया था। तो भाई पावर फंक्शन को तो इधर से मेन फंक्शन से कॉल किया गया था, तो मींस कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, ये कंप्लीटली चल चुकी है। तो इसके बाद की फौरन बाद लाइन नंबर 7 पे एक स्टेटमेंट है कि सी आउट स्टेटमेंट है कि भाई प्रिंट करो आई एम इनसाइड द मेन फंक्शन एंड बैक फ्रॉम द पावर फंक्शन। तो आपकी ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगी और आपको स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। एंटर द बेस ऑफ अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स पावर, लेट्स सपोज मैंने 9 दिया, मैंने 2 दिया, 9 का स्क्वायर 81, तो आपको ये दिखा रहा है कि द पावर कैलकुलेटेड वाज इक्वल टू 81। और इसके बाद ये जो मैसेज आ रहा है ना, आई एम इनसाइड द मेन फंक्शन एंड बैक फ्रॉम द पावर फंक्शन, ये स्टेटमेंट जो है ये मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो
टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप आई बिलीव कि ये जो प्रोग्राम है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा कि नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस 3, यूज़र डिफाइंड फंक्शन 3 मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसको ओपन किया। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँगा जब वो चलेगा तो वो यूज़र से पूछेगा कि साल की वैल्यू इनपुट करो। ठीक है, लेट्स सपोज यूज़र इनपुट कर लेते हैं 1998। तो यूज़र चेक करेगा, प्रोग्राम आपका चेक करेगा कि ये जो साल की वैल्यू आपने इनपुट की है, क्या ये साल लीप ईयर था या नहीं था। ठीक है, वो जो आपका फंक्शन है ना वो ये चीज़ चेक करेगा। तो मैं इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिख देता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ लीप ईयर। ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से डिक्लेयर कर लिया है और अब मैं इसको डिफाइन करूंगा। इसमें मैं एक स्टेटमेंट, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ईयर के नाम से, और सी आउट स्टेटमेंट है एक इसके अंदर जिसमें यूजर से कहूंगा कि एंटर द ईयर टू फाइंड आउट इफ इट वाज अ लीप ईयर और नॉट। सी इन स्टेटमेंट में यूजर जो है वो ईयर की वैल्यू इनपुट करेगा तो वो ईयर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है और इसमें लिखेंगे इफ ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0। तो सी आउट स्टेटमेंट में आप मेंशन कर दें और बता दें कि द ईयर एंटर्ड बाय यू इज अ लीप ईयर, एल्स सी आउट द ईयर एंटर्ड by you is not a leap year। यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि my user defined function जिसका नाम है leap year has finished, और मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे इस लीप ईयर फंक्शन को, इसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। और यहाँ पे मैं सी आउट स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि आई एम बैक इन द मेन फंक्शन फ्रॉम लीप ईयर फंक्शन। ठीक है, इसको मैं ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ सेव और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देर आर एनी एरर्स। कोई एरर्स नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेन फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट ही लीप ईयर नामी फंक्शन को कॉल करने वाली है। ठीक है, लीप ईयर नामी फंक्शन को कॉल करने वाली स्टेटमेंट है। तो आपका ये जो लीप ईयर नाम का जो फंक्शन जो कि आपने बनाया है, ये फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये आपसे कह रहा है एंटर द ईयर टू फाइंड आउट इफ इट वाज अ लीप ईयर और नॉट। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 1998। तो ये मुझे कहेगा कि द ईयर एंटर्ड बाय यू इज नॉट अ लीप ईयर। 1998 जो है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ना, माई यूजर डिफाइंड फंक्शन लीप ईयर हैज फिनिश्ड, ये आपके इस फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट है। और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ना, आई एम बैक इन द मेन फंक्शन फ्रॉम लीप ईयर फंक्शन, ये स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट है। और ये सी आउट स्टेटमेंट मैंने लीप ईयर नामी फंक्शन को कॉल करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका मेन फंक्शन जो है वो नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो इसमें जो है आपका फंक्शन है लीप ईयर। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, इसका नाम है लीप ईयर।
मेन फंक्शन में आपने जस्ट क्या किया, लीप ईयर नामी फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन से निकल जाएगा और इस लीप ईयर नामी फंक्शन के अंदर आ जाएगा। मींस कि आपका जो मेन फंक्शन है वो पॉज हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और यहाँ पे आपका लीप ईयर नामी जो फंक्शन है ये चलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है ईयर। सी आउट स्टेटमेंट है एक, ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट है और इसमें लिखा हुआ है आपको कि एंटर द ईयर टू फाइंड आउट इफ इट वाज अ लीप ईयर और नॉट। और आपने ईयर वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कर दी और मैंने इसमें ना 1998 लेट सपोज इनपुट किया है 1998, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन जो है वो बेसिकली लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है। और ये भी हमें पता है कि जो लीप ईयर है इट इज फुली डिविजिबल बाय 4, यानी कि 2000 वो लीप ईयर था, 1996 लीप ईयर था, 1992 लीप ईयर था, 1988 लीप ईयर था, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 आज वाला ये जो आजकल जो साल हमारा चल रहा है ये भी लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो आपका फरवरी का मंथ है उसके अंदर 29 डेज होते हैं और बाकी की रिमेनिंग जो आपके जो जो नॉन लीप ईयर है उसके अंदर फरवरी के मंथ के अंदर 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो हर लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है ना। तो आपने एंटर किया था 1998 ईयर वेरिएबल में 1998। तो 1998 मॉडुलस 4 का मतलब है कि यार 1998 को ना 4 पे डिवाइड करो और चेक करो कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो 1998 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं ना तो हमारा ताल्लुक मॉडुलस के केस में रिजल्ट के साथ नहीं है, डिवीजन रिजल्ट के साथ नहीं है। ऑल वी वांट टू कैलकुलेट इज द रिमाइंडर। तो जब मैं 1998 को 4 पे डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जो है ना वो 2 आएगा। तो मींस कि ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी जो कि हाईलाइटेड है इस टाइम पे ईयर मॉडुलस 4, ठीक है, इसकी जगह पे ना 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपकी फिर इफ कंडीशन इस तरह से बन जाएगी कि इफ 2 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, 2 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। तो आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट नहीं चलेगी जिसमें लिखा है द ईयर एंटर्ड बाय यू इज अ लीप ईयर, ये नहीं चलेगी। और बाकी में 1998 जो थी वो लीप ईयर नहीं थी। तो आपका एल्स का पोर्शन चलेगा जिसमें लिखा हुआ है आपको कि द ईयर एंटर्ड बाय यू इज नॉट अ लीप ईयर। और ये जो बाकी के जो सी आउट स्टेटमेंट्स हैं इसके बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसका एल्स या इफ एल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके नॉर्मल स्टेटमेंट है कि माय यूजर डिफाइंड फंक्शन लीप ईयर हैज फिनिश्ड, ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जाएगा मेन के अंदर। और मेन में आपका ये जो स्टेटमेंट है आई एम बैक इन द मेन फंक्शन फ्रॉम लीप ईयर फंक्शन, ये आपको प्रिंट होके नजर आएगा और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम इसके अंदर जो है सॉरी इसको मैं क्लोज करता हूँ इसलिए क्योंकि इसमें मैंने इफ 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो इसमें दोबारा से लिख देंगे ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बिल्ड कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। एंटर द ईयर टू फाइंड आउट इफ इट वाज अ लीप ईयर और नॉट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ 1992। तो ये आपसे कहेगा कि द ईयर एंटर्ड बाय यू इज अ लीप ईयर, माय यूजर डिफाइंड फंक्शन लीप ईयर हैज फिनिश्ड, दिस स्टेटमेंट highlighted statement सी आउट statement was written inside the leap year function। और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है सी आउट स्टेटमेंट आई एम बैक इन द मेन फंक्शन फ्रॉम द लीप ईयर फंक्शन, ठीक है, वो आपकी बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट है आई एम बैक इन द मेन फंक्शन फ्रॉम लीप ईयर फंक्शन। ये आपने लीप ईयर फंक्शन को कॉल करने के बाद ये आपने स्टेटमेंट लिखी है। तो बेसिकली लीप ईयर फंक्शन जब कंप्लीटली चल जाएगा तो इसके बाद आपका मेन फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। और ये मकसद था इस स्टेटमेंट को लिखने का, बाकी इसका इसके साथ प्रोग्राम के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपने 1992 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ईयर वेरिएबल में 1992 आएगा और यहाँ पे ईयर मॉडुलस 4 कैलकुलेट होगा। तो 1992 is fully divisible by 4, तो ये year modulus 4 will be replaced by the modulus the remainder which is 0। तो if 0 is equal to 0 तो condition is true, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि the year entered by you is a leap year। और else का पोर्शन नहीं चलेगा और ये तो आपकी if else से बाहर की स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी कि जिसमें लिखा है कि my user defined function leap year has finished। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी जो है आपको समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 3 यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना के उनको डिक्लेयर किया, उनको हमने डिफाइन किया और उनको हमने कॉल भी करके देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और मैं जो हूँ समझता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर इतना काफ़ी है।
हम मज़ीद काम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और इसी फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू फंक्शंस। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को, सेम एज यूजुअल वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, इस पे कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को जो है आप अपने ऐसे साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, इवन इस चैनल को, कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कि सी प्लस प्लस का कोर्स उन्होंने एनरोल किया हुआ है, बेसिक कोर्स सी प्लस प्लस का, किसी और यूनिवर्सिटी के हों बेशक, किसी और कॉलेज के अंदर वो बेशक पढ़ रहे हो, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।